दिस इज मी रोशन पहाड़े। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग हमारे बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का जो चैप्टर है उसके साथ में हम लोग डील कर रहे हैं। तो आज हम लोग उसका पार्ट 2 जो है वो देखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने काफ़ी बेसिक चीज़ों के बारे में डील किया था। मैंने आपको कुछ लॉस भी समझाए थे, तो अगर किसी ने वो नहीं देखा है तो एक बार आप उसको देख लें, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा वो पार्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, कनेक्ट करने वाले हैं। आज हम लोग जो पॉइंट देखेंगे इनमें सबसे पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफी फेमस पॉइंट है, जो कि है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। दिस वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन। अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसॉफी में उन्होंने इसको पब्लिश किया था इन द ईयर 1808। अब एटॉमिक थ्योरी है ना, एटम्स को आप इसमें कैसे डिफाइन करेंगे, एटम्स क्या होते हैं, सेम एटम्स की प्रॉपर्टीज सेम आएगी, डिफरेंट एटम की प्रॉपर्टीज डिफरेंट आएंगी। केमिकल रिएक्शन जब आप करेंगे तो उसमें सिर्फ रीऑर्गेनाइजेशन है, आप एटम को क्रिएट करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब कुछ हम लोग इसके अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैटर बेसिकली होता क्या है। वैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इसका डेफिनेशन दिया था, लेकिन जॉन डाल्टन ने यहाँ पे बोला था कि इट विल कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स व्हिच विल बी कॉल्ड एज एटम्स। So, matter will consist of tiny indivisible particles called atoms. अब ये जो बात इन्होंने कही थी वो उन्होंने कहा था 1808 में। So matter consists of tiny, of course, अब ये तो दिखेगा भी नहीं, atoms जो होते हैं वो indivisible particles called atoms. Indivisible थोड़ा सा आज की डेट में हम लोग इसको कंसिडर नहीं करते हैं, बिकॉज एटम को हम लोग आज डिवाइड कर सकते हैं इनटू प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो एटम के अंदर ये है, मतलब अपने एटम को आगे क्या किया है, डिविजिबल किया है। लेकिन उन्होंने जब बोला था तो एट दैट टाइम इट वाज लाइक इनडिविजिबल। नेक्स्ट, ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, एक पर्टिकुलर एलिमेंट भी अगर आप लोग कंसीडर कर रहे हैं, हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग मास। तो अगर मैं सोडियम के एटम के बारे में बात करूंगा और एक और अगर मेरे पास सोडियम का एटम है, तो इसकी सारे की सारे प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग मास ये हमेशा क्या आएंगे, सेम आएंगे। लेकिन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विल डिफर इन मास। अब यहाँ पे अगर मैं इसको Cl के साथ में कंपेयर करूंगा तो मास तो मेरा डिफर होगा ही। Then compounds are formed when atoms of different elements combine in a fixed ratio. अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कुछ रेशियोज के बारे में बात करेंगे। रेशियोज मतलब क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल NaCl हम लोगों ने ले लिया। अब अगर आप लोगों को NaCl फॉर्म करना है तो फिर आप लोग NaCl को कैसे फॉर्म करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल Na1 प्लस है Cl-1 पे, इसको क्रिस क्रॉस मेथड बोलते हैं। आप इसका क्रिस क्रॉस करेंगे और आपको क्या मिल जाएगा, इट विल बी लाइक NaCl। अब यहाँ पे इशू क्या है, आपका रेशियो कैसे आएगा, इट इज 1:1। अगर मैं CO2 आपको कहूँ तो इट इज द रेशियो ऑफ 1:2 कैंसिलेशंस होने के बाद। तो जब भी आप कंपाउंड्स को फॉर्म करेंगे तो जो भी आपके एटम्स है डिफरेंट एलिमेंट्स के, सेम इसके हम लोग कॉम्बिनेशन की यहाँ पे अभी बात नहीं कर रहे हैं, तो अलग अलग एलिमेंट्स जो आएंगे जब आप उनके एटम्स को कंबाइन करेंगे तो वहाँ पे क्या फॉर्म होने वाले हैं, कंपाउंड्स। नेक्स्ट पॉइंट, जब आप एक केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे सिर्फ क्या होने वाला है, अभी आपको इतना तो पता है कि रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट्स होते हैं, और हम लोग उसको एरो से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। सो जो भी आपकी केमिकल रिएक्शंस है उसमें क्या होगा, सिर्फ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स होने वाला है। हम लोग वहाँ पे कुछ क्रिएट नहीं कर रहे, ना ही वहाँ पे हम लोग कुछ एटम्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सो केमिकल रिएक्शन विल इन्वॉल्व ओनली रीऑर्गेनाइजेशन। आप उसको सिर्फ रीऑर्गेनाइज करेंगे, किसको, एटम्स को। And atoms are neither created nor destroyed in a chemical reaction. और जब एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है तब आपने एक पर्टिकुलर एटम को क्रिएट भी नहीं किया है और उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं किया है। हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ रीऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे करने वाले हैं। और एक और बात, जो मैंने आपको केमिकल लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाए थे, सो डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी इसने वो सारे लॉज को भी एक्सप्लेन किया है। So Dalton's atomic theory could explain all the laws of chemical combination, जो कि सारे लॉज मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं, ये थोड़ा सा जो हमारे बेसिक्स है इसको रिकॉल करते हैं कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये सब कुछ अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहले एटम देखते हैं, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। जस्ट अभी हम लोगों ने देखा कि इट इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल। लेकिन एक और बात, यहाँ पे एलिमेंट लिखा है, बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन कर देते हैं और कंपाउंड लिख देते हैं। यहाँ पे कंपाउंड नहीं आएगा, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे मॉलिक्यूल भी लिखते हैं, मॉलिक्यूल को भी वहाँ पे नहीं लिखना है। तो द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट ही आएगा, ये आपको वहाँ पे याद रखना है। आगे मॉलिक्यूल, अब मॉलिक्यूल का होगा 2 या 3 एटम्स को या फिर उससे ज्यादा एटम्स को जब आप कंबाइन करेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स। एंड जब आप उसको कंबाइन करेंगे तो उसके बीच में कुछ बॉन्ड्स भी जनरेट होंगे। बॉन्ड्स भी हम लोग आगे देखेंगे कि कितने टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। सो मॉलिक्यूल इज एन एग्रीगेट ऑफ 2 और मोर एटम्स, 2 या फिर उससे ज्यादा हमारे पास क्या होना चाहिए, एटम्स होने चाहिए ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन। उनका कंपोजिशन वहाँ पे क्या होगा, हमेशा के लिए फिक्स्ड होगा, डेफिनेट होगा।
which are held together by chemical bonds। तो आप लोगों ने क्या किया, उसको केमिकल बॉन्ड से एक तरीके से पकड़ के रखा हुआ होता है। नेक्स्ट, बहुत सारे स्टूडेंट्स को आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स में कंफ्यूजन है कि ये होता क्या है। अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे भी मैंने सेम और डिफरेंट लिखा है, इसको जब आप अपोजिट कर देंगे तो आइसोबार्स की जो डेफिनेशन है वो जनरेट होगी। पहले आइसोटोप्स देख लेते हैं क्या है। आर द एटम्स ऑफ, अब देखो यहाँ पे सेम आया है, एलिमेंट हैविंग द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। आपका एटॉमिक नंबर जो है यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, लेकिन आपका जो मास नंबर है वो यहाँ पे डिफरेंट होगा। अब देखो सेम क्या हो गया, आपका एटॉमिक नंबर तो सेम हो गया और मास नंबर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। एक और बात, एटॉमिक नंबर जो होता है जिसको हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल, और जो इसका मास नंबर है दैट इज A। सबसे पहली बात तो अगर आपको, अब देखो यहाँ पे एक बात ये है, मैंने जो भी एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हैं ऊपर की तरफ मैंने एटॉमिक मासेस लिखे हैं, यानी कि मैंने एटॉमिक मासेस या फिर मास नंबर एक ही होता है A, यानी कि मैंने A लिखा है। और जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर तो कभी चेंज नहीं होगा, यानी कि जो Z है वो कभी भी चेंज होने वाला नहीं, तो वो हमेशा क्या होगा, 6 होगा। कुछ कुछ बुक्स में क्या है, इसका रिप्रेजेंटेशन अपोजिट किया है, 6 ऊपर है 12 नीचे है। तो बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए, या फिर उनको यही समझने में तकलीफ हो जाती है अगर लर्न नहीं है तो कि एटॉमिक नंबर कौन सा है, मास नंबर कौन सा है। अब एक बात हमेशा याद रखिए, A will always be greater than Z। जो भी नंबर बड़ा है, अब देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे पता नहीं है कि एटॉमिक नंबर कौन सा है, मास नंबर कौन सा है, मुझे पता नहीं है। मैं एक बात क्या याद रखूंगा, जो भी नंबर बड़ा है वो मास नंबर है। तो यहाँ पे जो नंबर बड़ा है वो क्या होगा, मास नंबर होगा। इसका अपोजिट क्या हो गया, जो नंबर छोटा है वो एटॉमिक नंबर हो जाएगा। बात एकदम क्लियर हो गई यहाँ पे। अब तो डेफिनेशन क्या दे दी हमको, सेम एटॉमिक नंबर 666 हमेशा क्या हो गया, मैच हो गया। लेकिन 12 13 14 क्या हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है। सो दैट विल बी हैविंग डिफरेंट मास नंबर। अब देखिए नीचे 7 7 वापस मैच हो जाएगा नाइट्रोजन के लिए, लेकिन 14 एंड 15 एटॉमिक मासेस डिफर हो गए। ऑक्सीजन के लिए 8 8 एंड 8 ये भी वापस मैच हो जाएगा, लेकिन 16 17 18 मैच होने वाला नहीं है। और यहाँ पे ये 17 17 तो 17 ऊपर 35 है, 17 ऊपर 37 है, तो ऑब्वियसली 17 17 क्या हो गया, ये भी मैच हो गया। अब ये तो हम लोगों ने देख लिया आइसोटोप्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि आइसोबार्स क्या होते हैं, तो आप वहां पे क्या कर लेंगे, जहां पे ये सेम लिखा है वहां पे आपको लिख देना है डिफरेंट। तो डिफरेंट क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर। आपके एटॉमिक नंबर्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। और डिफरेंट की जगह पे मैंने क्या बोला था, आपको सेम कर देना है। तो सेम क्या आ जाएगा, मास नंबर। तो आइसोटोप्स और आइसोबार्स में अगर आप सेम और डिफरेंट को चेंज कर दो तो आपको उसकी डेफिनेशन जनरेट हो जाती है। फिर आप बोलेंगे इसके एग्जांपल्स क्या होने चाहिए। अब देखिए इसका एक एग्जांपल है आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। इन सबके मासेस हम लोग फॉर एग्जांपल 40 कंसीडर करते हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर्स 18 19 एंड 20 ऐसे आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा था, जो नीचे के डिजिट्स है यानी कि जो आपके स्मॉलर डिजिट था एटॉमिक नंबर वो सेम था, और जो हायर डिजिट्स है यानी कि जो आपका मास नंबर था वो डिफरेंट था। आइसोबार्स में अपोजिट हो गया, आपके जो हायर नंबर्स है वो सेम आ रहे हैं और आपके जो लोअर नंबर्स है वो डिफरेंट आ रहे हैं। तो आप क्या कीजिए, दोनों में से एक ही डेफिनेशन को लर्न करें, और ये जो सेम और डिफरेंट जो मैंने सर्कल किया है इसको सिर्फ आपको क्या कर देना है, चेंज कर देना है। इस हिसाब से आपके दोनों के बेसिक पॉइंट्स पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे वो ये है कि आपने जो मॉलिक्यूल बनाया है, जो भी मॉलिक्यूल आप लोगों ने फॉर्म किया है, अगर उसके अंदर जो भी एटम्स है इनको कंबाइन करके मुझे उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, तो मैं उसको कैसे कैलकुलेट करूंगा। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज सम ऑफ, उसके एडिशंस करेंगे हम लोग, आएगा एवरेज एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स व्हिच कंस्टिट्यूट द मॉलिक्यूल। यहाँ पे मॉलिक्यूल को मैंने इसलिए अंडरलाइन किया बिकॉज़ जब हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास देखेंगे तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला को अंडरलाइन करने वाला था। अब देखिए एग्जांपल क्या है, CO2 का मेरे पास मॉलिक्यूल है, मुझे इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो कैलकुलेट करना है। अब CO2 में देखिए C और O आ जाता है, करेक्ट है। अब कार्बन का एटॉमिक मास जो होता है दैट इज 12 एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो होता है दैट इज 16। तो आपको करना क्या है, उनके एटॉमिक मासेस उसके सामने लिख दीजिए और कौन सा एलिमेंट कितनी बार है उससे उसको मल्टीप्लाई करें। अब देखिए यहाँ पे जो इस फर्स्ट टाइम इसको सीख रहे हैं उन स्टूडेंट से एक गलती हो जाती है, वो देखिए गलती क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, आपने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। अब बच्चे इन दोनों साइंस को चेंज कर देते हैं, यहाँ पे बच्चे ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे बच्चे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए इसलिए मैंने यहाँ पे सम को सर्कल किया था। तो सम आपको कहाँ करना है, इन सबका आंसर आने के बाद में आपको उसकी एडिशन करनी है।
आपको एडिशन यहाँ पे नहीं करनी है, यहाँ पे आपको उसका मल्टीप्लिकेशन करना होता है। सो दैट इज कार्बन का एटॉमिक नंबर इज 12 एंड ऑक्सीजन का हाँ बराबर, ऑक्सीजन इट इज 16, सो 12 into 1 आ जाएगा, 16 into 2 आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन इज 1 टाइम एंड O इज 2 टाइम्स। तो जो भी आपके एटॉमिक मासेस है, सॉरी मैंने शायद यहाँ पे एटॉमिक नंबर बोला था, जो भी आपके एटॉमिक मासेस होंगे उसको उतने टाइम आपको आगे सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है। तो C के नीचे कुछ नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग उसको 1 कंसीडर करते हैं। सो 12 मल्टीप्लाई बाय 1, कार्बन के नीचे 2 आपको दिया है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 व्हिच इज 32। तो 12 प्लस 32 विल बी इक्वल टू 44। अब आगे मैंने स्मॉल u लिखा है, तो ये उसका यूनिट है। जब भी आप लोग मॉलिक्यूलर मास या फिर फॉर्मूला मास को कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग आगे स्मॉल u यानी कि यूनिफाइड मास ऐसा उसको यूनिट देते हैं। पहले के टाइम पे AMU यूज किया जाता था, एटॉमिक मास यूनिट, लेकिन अभी उसको रिप्लेस कर दिया गया है विद U व्हिच इज यूनिफाइड मास। यहाँ पे आप इसको डायग्राम भी लिख सकते हैं, यहाँ पे DA फिर आपको उसका जो सिंबल है वो यूज करना पड़ेगा। एक रिमेंबर करके मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है, ये MCQ में आने के चांसेस है। सो मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना है? सो इट इज 1.6736 into 10 to the power minus 24 ग्राम्स। तो ये एक जो नंबर है ये आपको इसमें याद रखना है। ये तो हो गया मॉलिक्यूलर। अब सेम आएगा फॉर्मूला, लेकिन फर्क क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में हम लोगों ने इसको फॉर्म किया है बाय क्रिस क्रॉस। सो formula mass of a substance is the sum of atomic masses of the atoms present in a formula। तो यहाँ पे हम लोग मॉलिक्यूल कंसीडर कर रहे थे, यहाँ पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ फॉर्मूला। NaCl ले लिया, सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल ले लिया मैंने। सो Na और Cl, Na is 23, Cl is 35.5। उनके नीचे भी कुछ नहीं लिखा है, so I'm multiplying it by 1। So 23 into 1 will be 23, 35.5 into 1 will be 35.5। अब यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन किया, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एडिशन करूँगा। यहाँ पे भी देखिए सम कहा है, तो यहाँ पे एडिशन कर दी मैंने, एडिशन आ जाती है 58.5। अगेन U which is unified mass, AMU अभी नहीं लिखा जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि एक तो आप U का यूज कर सकते हैं, या फिर उसका यूनिट आपने अगर डाल्टन दिया फिर आपको अपने DA लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल करते हैं एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक टेबल दिया, आगे भी एक टेबल बनाया। ये जो न्यूमेरिकल है इसको मैंने सॉल्व किया है, लेकिन ये जो अगला न्यूमेरिकल है सिमिलर ये टाइप का है, ये आपको सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, आपने मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। एक ही आंसर आने वाला है इसका, कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ आप इसको सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर डालेंगे कि आपको इसका आंसर क्या मिला है। सबसे पहले एवरेज एटॉमिक मासेस आपको कैलकुलेट करने हैं जब आपके पास आइसोटोप्स की कंडीशन दी है, यानी कि एक ही एलिमेंट के आपके पास क्या आइसोटोप्स मिलते हैं सेम एलिमेंट के, और हम लोग क्या करेंगे, उसके एटॉमिक मासेस आपको प्रोवाइडेड होते हैं एंड नेचुरल अबंडेंस उसका कितना है ये भी आपको प्रोवाइडेड होता है। इस सारे डाटा पे से आपको क्या करना है, एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट करना है। इसका फॉर्मूला क्या है, आपको जो भी एटॉमिक मास दिया है, यानी जो भी आपको एटॉमिक मास दिया है उसी के परसेंटेज पे आपको उसको मल्टीप्लाई कर देना है, और ये जितनी बार होगा उतनी बार आपको ऐड करना है। मतलब क्या, अब देखिए नियॉन 20 अगर मेरे पास है तो मैं क्या करूंगा, 19.9924 मल्टीप्लाई बाय 90.92, ये मेरी फर्स्ट कंडीशन आ जाती है, प्लस इसके बीच में मैं क्या करूंगा, इसकी एडिशन कर दूंगा। नेक्स्ट क्या, 20.9940 मल्टीप्लाई बाय 0.26, तो वो मैंने आगे लिख दिया, अगेन प्लस आगे मैंने क्या किया, 21.9914 मल्टीप्लाई बाय 8.82, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया। हम लोग जब इसका एक्चुअली में जब हमको परसेंटेजेस दिए होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100, तो इस पूरे इसको मैंने क्या कर दिया, डिवाइड बाय 100। अब इसको सॉल्व करने के बाद में मेरा आंसर आता है 20.1707, यानी कि अप्रोक्सीमेटली हम लोग क्या करते हैं, इसको 20 कंसिडर करते हैं। इसे पीरियोडिक टेबल में नियॉन का जो मास दिया होता है, जो उसका मास नंबर है वो 20 लिखा होता है। अब देखिए जैसा हम लोगों ने ये नियॉन के लिए सॉल्व किया है, वैसे आपको आर्गन के लिए सॉल्व करना है, और इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपने मुझे देना है, और मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो आंसर आ रहा है वो सही आ रहा है क्या नहीं। तो आप लोग जल्द से जल्द इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दें। नेक्स्ट, अगर मॉलिक्यूलर मास है या फिर फॉर्मूला मास है, ये कैसे कैलकुलेट करना है ये देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास NH3 है, मुझे इसका मास कैलकुलेट करना है, तो मैं कैसे करूँगा। अब N और H ये दो ही एटम्स थे, तो मैंने इसको सेपरेट कर लिया। अब N का मास है 14 और H का मास है 1, और वो कितनी बार है, N जो है उसके नीचे कुछ लिखा नहीं है, मतलब इट इज 1 टाइम, सो 14 मल्टीप्लाई बाय 1, हाइड्रोजन के नीचे 3 लिखा है, सो आई एम मल्टीप्लाइंग इट बाय 3, सो 14 1 is 14 and 1 into 3 is 03,
इसकी एडिशन कितनी आ जाती है 17U, तो 17U आपका मास हो जाता है और NH3। नेक्स्ट CuNO3 ट्वाइस। अब देखिए इसमें क्या है, Cu जो है दैट इज वन टाइम, उसका मास आता है 63.5 एंड मल्टीप्लाइंग इट बाय 1। अब देखिए NO3 ब्रैकेट में है एंड ब्रैकेट आपका ट्वाइस है, सो सारी चीजें उतनी बार मल्टीप्लाई हो जाती है। अब देखिए n के नीचे कुछ नहीं है, सो इट इज अब 1 और 2 का मुझे करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन, सो 1 into 2 विल बी 2 और ऑक्सीजन 3 टाइम्स है, लेकिन वो कितनी बार है 2 टाइम्स है, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी इक्वल टू 6। अब तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, अगर फॉर एग्जांपल ये ब्रैकेट नहीं होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 2 नहीं होता, तो मैं नाइट्रोजन को 1 टाइम लेता और ऑक्सीजन को मैं 3 टाइम्स लिख देता, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 है, तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो n विल बी ट्वाइस बिकॉज यहाँ पे n 1 टाइम ही था, ऑक्सीजन को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 के लिए। सो नाइट्रोजन 14 इंटू ये 2 आ गया और ऑक्सीजन में 16 इंटू ये 6 आ गया। इनकी जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं एडिशंस करते हैं, एडिशंस करने के बाद में जो आपका फाइनल आंसर है ये उसका मास हो जाता है। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये इथेनॉल होता है या फिर इसको इथाइल अल्कोहल बोलते हैं C2H5OH। मैं आपको इसका मासेस दे देता हूँ, कार्बन इज 12, हाइड्रोजन इज 1 एंड ऑक्सीजन इज 16। अब मुझे कमेंट सेक्शन में इसका मास बताइए कि इसका मास कितना आता है। ओके, एक नया क्वेश्चन हम लोग लेते हैं आगे, फाइंड द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए एक बार याद रख लेना, जब आप इसको एग्जाम्स में करेंगे या फिर जब भी आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, ब्रैकेट में क्या दिख रहा है वो लिख लेना, वो अच्छे से देख लेना, बिकॉज कभी कभी O2 होता है, कभी O होता है। तो अगर O2 है तो 16 into 2 करना पड़ेगा, अगर सिर्फ O है तो आप उसको 16 कंसिडर कर सकते हैं। सो फाइंड द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इन U, AMU की जगह पे जो U आया था यूनिफाइड मास, एंड इन ग्राम्स। तो आपको U में भी कैलकुलेट करना है और ग्राम्स में भी कैलकुलेट करना है। अब देखिए हम तो U में कैलकुलेट करना तो हमको आता ही कि कैसे करेंगे, तो O2 है, अब O2 टाइम्स है तो ऑक्सीजन 16 आता है मल्टीप्लाई बाय 2, तो 16 2 is 32, तो U में तो आपकी वैल्यू निकल गई। ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1.66056 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power minus 24, इसका जो आंसर आता है that is 53.1379 into 10 to the power minus 24 ग्राम्स। U में आपका आंसर आ गया था, ग्राम्स में अभी हम लोगों ने इसका आंसर यहाँ पे निकाला है। तो ये वाला सब इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखने वाले हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट क्या होता है, और देखिए आगे मैंने एक मोल ट्रायंगल ड्रॉ किया है, आगे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसमें हम लोग इन सब का यूज करने वाले हैं। पहले मोल कंसेप्ट क्या है, आई मीन मोल क्या है ये समझ लेते हैं। Mole is defined as the amount of substance that contains same number of entities। अब ये entities मतलब क्या, उसके अंदर जो एटम्स प्रेजेंट है वो, जो आयंस प्रेजेंट है वो, या फिर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो, इन 12 ग्राम या फिर 0.012 kg ऑफ C12 आइसोटोप। आइसोटोप के बारे में जस्ट मैंने आपको बताया, C12 भी है, C13 भी है एंड C14 भी है। तो बेसिकली आपको याद क्या रखना है, उसके अंदर उस मोल में उतने ही अमाउंट में एंटिटीज प्रेजेंट है जितने कि 12 ग्राम या फिर 0.012 kg ऑफ C12 आइसोटोप के अंदर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोग को जब हम एक स्टेप से दूसरे स्टेप में कन्वर्ट करने वाले हैं तो हम लोग कहीं पे डिवीजन करेंगे, कहीं पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो जहाँ पे भी डिवाइड करना है इसको मैंने ग्रीन में लिखा है, और जहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है इसको मैंने रेड में लिखा है, ताकि आपको थोड़ा सा समझने में इजी हो। अब देखिए कन्वर्जन्स कहाँ से क्या करना है, नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल से मैं आ सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स पे, फिर नंबर ऑफ मोल्स से मैं उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इन डीएम क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, या फिर मैं आ सकता हूँ पीछे मास ऑफ अ सब्सटेंस। तो कहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करना है और कहाँ मुझे डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे नंबर ऑफ मोल से जाना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, तो मैं नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा एवोगैड्रोस नंबर से। इसके बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, N0 या फिर Na ये दोनों भी क्या होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर होते हैं। और कितना होता है एवोगैड्रोस नंबर, 6.022 into 10 to the power 23। और अभी इसका अपोजिट, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मुझे कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ मोल्स में, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा ऑफ कोर्स बाय एवोगैड्रोस नंबर। दोनों में से कौन सा भी एक ही सिंबल आपको यूज करना है, दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए मैंने दोनों भी सिंबल्स को वहां पे लिखा है। नेक्स्ट नंबर ऑफ मोल्स को जब मुझे कन्वर्ट करना है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस एट एसटीपी पे, तो मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 22.4 डीएम क्यूब से। ये भी एवोगैड्रोस ने ही दिया था। और अगर मुझे उसका उल्टा कन्वर्जन करना है, आई जस्ट डिवाइड इट। और एक और क्या है, अगर नंबर ऑफ मोल्स पे से मुझे आना है मास ऑफ द सब्सटेंस पे, तो मैं नंबर ऑफ मोल्स को उसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और अगर मुझे उसके रिवर्स जाना है,
यानी कि मास ऑफ द सब्सटेंस से मुझे वापस जाना है नंबर ऑफ मोल्स पे, तो मैं उसको उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दूंगा। और ये जो पूरा था इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, मोल ट्रायंगल। एक और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है विच इज आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने बोला जाएगा। अब नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब इसमें आपको एक बात याद रखनी है, ये जो मास है जो भी न्यूमरेटर में आपको लिखना है ये हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा, इसके बिना क्वेश्चन फॉर्म होना थोड़ा मुश्किल है। तो ये जो मास है दिस विल बी ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन, लेकिन जो मॉलिक्यूलर मास है ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 66 ग्राम ऑफ CO2 ऐसा आपको दिया है, तो 66 क्या हो गया, दैट इज द मास, CO2 यानी 44, तो 44 डिवीजन में आएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स को फॉर्मूला आप याद कर रखेंगे, इट इज मास अपॉन मोलर मास। नेक्स्ट में कलेक्ट करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, आपको सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब कि MgO, और कहा इन 80 ग्राम्स ऑफ MgO एंड इन 10 ग्राम्स ऑफ MgO। तो आपको सबसे पहले तो क्या रहेगा, MgO का मास लगेगा, बिकॉज जस्ट मैंने आपको नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बताया व्हिच वाज मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। तो मोलर मास जो है वो तो MgO का ही लगेगा आपको। अब क्वेश्चन में आपको उसके मासेस हमेशा प्रोवाइडेड होते हैं। तो देखिए Mg is 24 एंड ऑक्सीजन इज 16, तो अभी दोनों भी एक बार है, तो मुझे सिर्फ क्या करना है, इनको ऐड कर देना है। तो 24 प्लस 16 विल बी इक्वल टू 40U। तो अभी हमेशा डिनोमिनेटर में आपका क्या आने वाला है, 40U हमेशा आने वाला है। मुझे 80 ग्राम्स के लिए फाइंड आउट करना है क्या, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन मोलर मास, और मैंने आपको बोला था दिस विल ऑलवेज बी प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। तो जो न्यूमेरिकल है ये आपको प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में, तो आपने 80 लिख दिया। ये ए पार्ट के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ 80 ग्राम्स के लिए, तो 80 आपको क्या था, क्वेश्चन में प्रोवाइडेड था, डिवाइडेड बाय ये 40 कहाँ से आया, ये भी आप लोगों ने कैलकुलेट किया। कौन सा, MgO का मास 24 प्लस 16, सो दैट इज 2 मोल्स। और आगे सेम 10 ग्राम्स है, तो आपको सिर्फ न्यूमरेटर चेंज करना है, डिनोमिनेटर तो सेम है जो आपने कैलकुलेट किया था 40, सो इट इज 10 अपॉन 40 व्हिच इज 1/4, मतलब कि 0.25 मोल यहाँ पे आने वाला। तो इस हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इससे थोड़ा एक स्टेप आगे जाता है कि नंबर ऑफ मोल्स तो आपको कैलकुलेट करने आ गया, लेकिन अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी पूछा है तब क्या करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, ये तो अभी हमको आ गया। आगे क्या है, एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आल्सो प्रेजेंट इन 5.6 ग्राम ऑफ यूरिया। 5.6 ग्राम ऑफ यूरिया में यूरिया के कितने नंबर ऑफ मोल्स है एंड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ये आपको बताना है। सबसे पहले यूरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, सो दैट इज उसको लिखा जाता है NH2CONH2, मैंने कंबाइन करके लिख दिया CONH2 ट्वाइस, मतलब और मासेस भी आपको प्रोवाइडेड है, C एक बार है, O एक बार है, N 2 बार है और हाइड्रोजन 4 टाइम्स है, ये इसमें आपको याद रखना है। सो ऑब्वियसली दिस विल बी 12 प्लस ये 16 प्लस N2 है तो प्लस 28 प्लस हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गया प्लस 4, आपकी एडिशन सबकी मिला के कितनी आने वाली है, दैट विल बी 60U। अब नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है तो आपको आ जाएगा मास अपॉन मोलर मास, तो फिर 5.6 अपॉन 60 कर दिया मैंने, इसका डिवीजन का आंसर आता है 0.0933 मोल। अब जब नंबर ऑफ मोल्स ढूंढते हैं तो उसका जो यूनिट है ये भी आपको हमेशा क्या करना है, मोल ही लिखना है। यूनिट का हाफ मार्क है न्यूमेरिकल्स में, एग्जाम में आएगा तब बोर्ड्स में, ये आपको याद रखना है। अब देखिए आपको नंबर ऑफ मोल्स हो गया, अब मुझे मॉलिक्यूल्स ढूंढना है। मैंने आपको डायग्राम में बताया था आपको क्या करना पड़ेगा, एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मोल ट्रायंगल में मैंने इसका फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, तो ये जो वैल्यू थी वो तो मैंने वैसी की वैसी ले ली, 0.0933 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर व्हिच इज 6.022 into 10 to the power 23। अब ऐसा है कि आप इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो 10 to the power वैसा ही रखिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, दैट विल बी 0.5616, ये भी आपका आंसर हो सकता है। नहीं तो हम लोग एक डेसिमल का शिफ्ट कर सकते हैं, सो इट विल बी 5.619 into 10 to the power 22 मॉलिक्यूल्स। तो आपको याद क्या रखना है, जब मोल्स ढूंढने बोला है तो जो भी आपका आंसर आएगा उसके आगे मोल लिखना है, जब मॉलिक्यूल्स लिखने बोला है तो आपको आंसर के आगे जो आपका यूनिट होगा उसमें आपको क्या करना है, मॉलिक्यूल्स लिखना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, देखो इसमें क्या करना है। A student used a carbon pencil to write his homework। जो पेंसिल हम लोग यूज करते हैं उसमें ग्राफाइट होता है टू बी प्रिसाइज, लेकिन हम लोग उसको कार्बन का ही फॉर्म कंसीडर करते हैं। So student used a carbon pencil to write his homework। The mass of this was found to be 5 mg। मास कितना दे दिया आपको, 5 mg। With the help of this calculator, इस पे से आपको आगे कैलकुलेट करना है, ये 5 है, इस पे से आपको आगे कैलकुलेट करना है।
द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इन हिज होमवर्क राइटिंग, उसके होमवर्क राइटिंग में कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, एंड द नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इन 12 mg ऑफ हिज होमवर्क राइटिंग। यहाँ पे 5 mg दिया था, यहाँ पे आपको 12 mg दे दिया है। सबसे पहले एक एक हम लोग आगे जाएंगे। जो आपको 5 mg दिया था ऑफ कार्बन, इसको मैंने ग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया, सो इट इज 5 into 10 to the power -3 ग्राम्स ऑफ कार्बन। और जो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन है दैट इज 12u, ये तो हमको पता है। फर्स्ट केस में नंबर ऑफ मोल्स ढूंढने बोला आपको, व्हिच इज ऑलवेज मास अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी, मास कितना दिया है क्वेश्चन में जो दिया होता है, इसको हमने क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। तो 5 into 10 to the power -3 अपॉन, अभी यहाँ पे मॉलिक्यूल तो नहीं है, लेकिन जो भी आपका मास आएगा दैट विल बी डिवाइड बाय 12। इसका जो आंसर आता है, फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर डिवाइड कर दूंगा 10 to the power -3 भी मैं कंसीडरेशन में ले रहा हूँ, तो 4.167 into 10 to the power -4 मोल, ये आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे आ जाता है। सेकंड, इसमें नंबर ऑफ एटम्स बोला है, यानी कि पहले नंबर ऑफ मोल्स आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। किसमें, 12 mg के लिए। सो दैट विल बी अगेन 12 into 10 to the power -3 मोल ले लिया हम लोगों ने इसको। अब देखिए आगे हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, जो नंबर ऑफ मोल्स है दैट इज अगेन दिस टर्म 12 into 10 to the power -3 डिवाइड बाय, वापस क्या आएगा, कार्बन ही आएगा। सो दिस इज अगेन डिवाइड, अभी 12 कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास 10 to the power -3 मोल्स। अब आपको यहाँ पे क्या पूछा है, नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स विल बी, जो भी आपके नंबर ऑफ मोल्स आए मल्टीप्लाई बाय आवेगा तो उस नंबर, ये भी मैंने आपको मोल ट्रायंगल में दिया है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसका बेस सेम है तो पावर्स के साथ हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस कर सकते हैं। -3 + 23 वो आ गया 20, और इसका आंसर तो उतना ही आएगा। सो दिस विल बी 6.022 into 10 to the power 20 एटम्स। इस हिसाब से हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग देखने वाले हैं, उसमें देखिए आपको क्या करना है, आपको नंबर ऑफ एटम्स जो है ये आपको कैलकुलेट करने हैं। देखिए क्या करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन 5.6 ग्राम ऑफ NH2CONH2। क्या है ये NH2CONH2 क्या होता है, तो इसके पहले मैंने आपको बताया इट वाज यूरिया। ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ NCNO, यानी कि कुल मिला के बात ये है कि NHCO इनके नंबर ऑफ एटम्स 5.6 ग्राम ऑफ यूरिया में कितने प्रेजेंट है, ये आपको उसमें बताना है। देखिए बहुत इजी है, क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ये जो है इसका मास आपको कैलकुलेट कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी नाइट्रोजन जो है दैट इज 14, हाइड्रोजन इज 1, कार्बन इज 12, ऑक्सीजन इज सपोज्ड टू बी 16। इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे डाल के आप लोग जब उसका आंसर निकालेंगे दैट विल बी 60U। ये क्या आ गया उसका मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास, बात एक ही। अब ये नंबर ऑफ एटम्स ढूंढने के लिए आपके पास होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स। तो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पहले कैलकुलेट कर लेंगे, मास अपॉन मोलर मास। क्वेश्चन में कितना दिया आपको 5.6, सो 5.6 डिवाइडेड बाय हम लोगों ने क्या कर लिया 60। तो आपका नंबर ऑफ मोल्स आ जाता है 0.0933। नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट हम लोग हमेशा मोल ही लिखते हैं। जब आप नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करते हैं तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स जो भी आया है मल्टीप्लाई बाय एवरेज नंबर। इसके लिए एक और बात ऐड हो जाती है नंबर ऑफ एटम्स के लिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अब देखिए ऐड क्या करेंगे हम लोग, ये तो सेम है आपका, क्या सेम है, नंबर ऑफ मोल्स यानी कितना है 0.0933 मल्टीप्लाई बाय 6.022 into 10 to the power 23। ये हमेशा फिक्स रहेगा। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, तब देखिए हाइड्रोजन एटम्स के लिए इस पूरे इसमें हाइड्रोजन कितने बार है, इधर 2 बार है और इधर 2 बार है, तो 2 + 2 is 4। तो इस पूरे टर्म को आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 के साथ। सो 4 क्योंकि 2 + 2 हाइड्रोजन 4 हो रहे थे, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवरेज नंबर। तो आपका आंसर आ जाता है 2.247 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ काय की कैलकुलेट किया आपने हाइड्रोजन के लिए। नाइट्रोजन, अब इस फॉर्मूले में नाइट्रोजन कितनी बार है 1 and 1 2 टाइम्स, तो इसीलिए 2 मल्टीप्लाई बाय 0.0933 यहाँ से आया, मल्टीप्लाई बाय एवरेज नंबर। कितना आंसर है 1.124 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। आगे कार्बन के लिए पूरे इसमें कार्बन जो है वो कितनी बार है, एक ही बार है। सो 1 मल्टीप्लाई बाय ये जो टर्म थी वो, इसका आंसर आ जाता है 0.562 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ कार्बन। और ऑक्सीजन भी एक ही बार है, तो जितना कार्बन का आंसर आया उतना ही ऑक्सीजन का आंसर आया, बिकॉज कार्बन भी एक बार है और ऑक्सीजन भी एक ही बार है। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 0.0933 into एवरेज नंबर। अगेन सेम आंसर 0.562 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। आज का जो लास्ट न्यूमेरिकल है देखिए उसमें क्या करना है, आपको नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं।
इन CHNO का के 72.5 ग्राम ऑफ आइसोप्रोपेनॉल में आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करना है। अब देखिए आइसोप्रोपेनॉल जो है दैट इज C3H7OH, ये क्वेश्चन में ही आपको दिया हुआ था। हम लोग वैसे ये सब कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेंगे। आइसो क्या होता है, नियो क्या होता है, प्रोपेन क्या होता है, प्रोपेनॉल, ये जो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप ऐड हुआ ये कैसे ऐड हुआ, ये सब कुछ हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने वाले हैं। हाइड्रोकार्बन्स का जो चैप्टर आएगा उसमें। अब इसका जो मॉलिक्यूलर मास है ये हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। कार्बन का एटॉमिक मास इज 12, हाइड्रोजन इज 1, ऑक्सीजन इज 16। इन वैल्यूज को यहाँ पे डालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल। अब देखिए क्या है, आपको नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं, जिसके लिए नंबर ऑफ मोल्स आपको लगेंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मास क्वेश्चन में दिया हुआ है 72.5 डिवाइड बाय आपका मोलर मास। आंसर आ गया 1.206 मोल्स। अब मोल्स आ गए तो मॉलिक्यूल्स ढूंढ लेंगे, आई मीन एटम्स ढूंढ लेंगे। अब एटम्स के लिए क्या आएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन कितनी बार है आपके पास, 3 टाइम्स। सो 3 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स, 1.206 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर 6.022 into 10 to the power 23। इसका कैलकुलेशन करके आपका आंसर आता है 2.182 into 10 to the power minus 24, सॉरी 10 to the power positive 24 एटम्स ऑफ कार्बन। ये 24 वो जीरोस को एडजस्ट किया इसलिए 23 का 24 आता है। नेक्स्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अब हाइड्रोजन 2 बार है, आई मीन 7 + 1 तो 8 ले लेंगे। 8 मल्टीप्लाई बाय 1.208 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, सो 5.819 into 10 to the power 24 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। बचा क्या, ऑक्सीजन, वो एक ही बार है। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1.206 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। आपका आंसर आता है 7.274 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, यानी जो बेसिक कंसेप्ट का चैप्टर है, ये पूरा हमारा खत्म हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपको अगर कुछ भी डाउट्स है उसे नीचे कमेंट सेक्शन में डालें, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं आपको उसके आंसर्स दूंगा। थैंक यू।